अगर आप भी कुछ कमाना चाहते हैं, घर बैठे ही कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। काफ़ी लेडीज़ें होती हैं जो घर का सारा काम करके ये सोचती हैं कि क्यों ना कुछ कमाया जाए, क्यों ना घर बैठे हम भी बच्चों के साथ कुछ ऐसे अर्निंग करें कि बच्चों को भी देख लें और अपनी साइड में कोई बिज़नेस भी कर लें। तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। तो हेलो फ्रेंड, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे 10 टिप्स कि जिससे आप घर बैठे ही कमा सकते हैं। और घर पर बैठे ही जैसे आप टीवी देखते हैं, फ़ोन देखते हैं, घर का सारा काम करके और ये सोचते हैं कि अब हम क्या करें, खाली तो बैठे हैं, फिर टीवी चला लिया, फ़ोन चला लिया, फिर सो गए और इधर-उधर बस टाइम पास करा। तो उससे बढ़िया है आप घर बैठे ही कुछ ऐसा करिए कि घर बैठे आपकी एक अर्निंग शुरू हो जाए। और वो जो अर्निंग है ना, वो शुरू होती है सबसे पहले आपके माइंड से। अगर आप देखें, घर में रहते हैं और आप अपने माइंड को सेट नहीं करेंगे कि हम अर्निंग कैसे शुरू करें, तो आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे टिप्स बताऊंगी कि जिससे आप घर बैठे ही कुछ कमा सकते हैं। तो पहला तो आप ये सोच लीजिए कि अपने माइंड को ना अच्छे से सेट कर लीजिए कि थोड़ा ही सही पर मुझे कमाना है, मुझे कुछ करना है। ये नहीं है कि दूसरों के आसतू ही बैठे रहेंगे कि पहले शादी से पहले पापा ने, भाई ने करा और शादी के बाद पति से के आगे हाथ फैला रहे हैं कि आज मुझे ये लेना है, वो दिला दो, वो दिला दो। बेशक हस्बैंड की जॉब कितनी भी अच्छी हो, वो अच्छे से अच्छा कमाते हो, लेकिन जिस दिन आप अपने दम पे कमाएँगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएँगे और थोड़ा ही सही कमाएँगे, तो उस दिन ना आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा और सबसे मेन चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। तो पहला मैं आपको बताऊँगी कि अपने माइंड को सेट कर लीजिए, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो। मुझे कमाना है, मुझे कुछ करना है। जब तक आप अपने माइंड को सेट नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं लाइफ में कर पाएँगे। दूसरा टिप्स मैं आपको ये देना चाहूँगी कि आप ना सबसे पहले ये देख लीजिए कि हाँ, मुझे कमाना है तो कमाना है, और क्या कमाना है, किस काम में जाना है, वो आप पहले डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि काफ़ी लेडीज़ें ऐसी होती हैं कि सोचती हैं कि पहले मैं ये काम कर लूँ, फिर ये कर लूँ, फिर वो कर लूँ। ऐसे क्या है कि वो कभी भी एक काम पे टिक नहीं पाती हैं। जिस काम में उनका एक्सपीरियंस हो, और अगर एक्सपीरियंस नहीं भी हो और इंटरेस्ट हो, तो उस काम को वो आगे बढ़ाए। ज़रूरी नहीं है कि देखिए, मेरा सिलाई का काम है और मैं अपनी कहूँ ना, मुझे शादी से पहले सिलाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं एक ब्यूटीशियन थी, एक पार्लर में मैं जॉब करती थी और एनजीओ में मैं सिखाने भी जाती थी पार्लर का। लेकिन शादी के बाद वो सब कुछ मेरा ऐसा हो गया है कि मुझे मतलब बिल्कुल भी मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा है पार्लर के काम में। क्यों? क्योंकि फिर मैंने सिलाई सीखी और जब सिलाई सीखी तो सिलाई में इंटरेस्ट ज़्यादा आ गया। वो सिलाई में इंटरेस्ट सबसे मेन चीज़ हुई है कि जब सामने वाले ने हमारी तारीफ़ करी, और जब सामने कोई कस्टमर हमारी तारीफ़ करके जाता है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और मैंने बहुत कम सिलाई सीखी और कम सिलाई सीखने के बावजूद अपने अंदर ऐसे कॉन्फिडेंस रखा कि हाँ, सामने वाले का सूट तो मैं चुटकियों में सिल दूँगी, और वही कॉन्फिडेंस आज मुझे इस लेवल पे लेकर आया है। सेकंड चीज़ हो गई आपके कॉन्फिडेंस की। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तो वही चीज़ आपको कहाँ से कहाँ लेकर चली जाएगी, और आप एक दिन ये सोच भी नहीं पाएँगे कि एक छोटा-सा सुई धागा मुझे इस लेवल पे लेकर आ गया है। तो उसके लिए दू सबसे मेन होता है कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंस में किसी से बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस में आप किसी से किसी के कपड़े ले रहे हैं, अगर किसी सूट में, ब्लाउज़ में कोई कमी आ गई और आप कॉन्फिडेंस में ये बोलेंगे कि यहाँ की कमी ये है और हम इसको ठीक कर देंगे, तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो सामने वाले को आपकी तरफ अट्रैक्टिव करता है। कोई भी कस्टमर हो, कस्टमर देखिए हमारे पास भी ऐसे आते हैं जो हमको बोलते हैं कि आप अच्छा सिलोगे, तो उनसे जब हम बात करते हैं ना, तो वो बातों में ही हमारे उलझ जाते हैं, और वही कॉन्फिडेंस कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करता है। और तीसरी चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप जब कटिंग कर रहे हैं, तो कटिंग करते हुए ना बिल्कुल भी मत डरिए। क्योंकि मेन जो चीज़ होती है ना, वो होती है कटिंग। अगर आपने कटिंग परफेक्ट कर ली, तो आपका जो है ना, कोई भी सूट खराब नहीं होगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपकी जो कटिंग है, कटिंग करते समय फ़ोन को साइड रख दीजिए कि हाँ, मुझे फ़ोन नहीं चलाना है। किसी से बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, और ये मैं बिगनर्स के लिए बोल रही हूँ कि जो लड़कियाँ बिल्कुल नई हैं, जो शुरू-शुरू में अपने काम को स्टार्ट करना चाहती हैं, तो उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि आप जो कटिंग करते हैं ना, तो कटिंग करते समय कभी भी किसी के भी कपड़े को काट रहे हैं, चाहे वो अपना ही क्यों ना काट रहे हैं, मैं कहती हूँ चाहे वो आप एक रुमाल ही क्यों ना कटिंग कर रहे हो, लेकिन किसी के सामने मत करिए। दूसरा फ़ोन पे बात करते हुए, या फ़ोन चलाते हुए, या टीवी चलाते हुए, या म्यूज़िक सुनते हुए भी
कटिंग मत करिए। क्यों? इससे क्या होता है कि अगर हम म्यूज़िक भी सुन रहे हैं ना, तो हमारा जो माइंड होता है ना, वो थोड़ा बहुत कहीं न कहीं उस म्यूज़िक पे चला जाता है। और ज़रा सी अगर हमारी कैंची टेढ़ी हो गई, तो समझ लिए कैंची टेढ़ी होते ही, कैंची कट करते ही कपड़े को बर्बाद कर देती है। क्योंकि सिलाई अगर टेढ़ी हो जाए, आप उसको निकाल के दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन अगर कैंची टेढ़ी हो जाए और कटिंग गलत हो जाए, तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते। क्यों? बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हमसे थोड़ी बहुत कटिंग में थोड़ा बहुत हेर-फेर होता है, हम उसको सेट कर देंगे कि हमारा इतना, क्या कहते हैं, इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, तो हमको पता है कि अगर थोड़ी बहुत 19-20 कमी हो गई है यहाँ से, अगर हमसे आर्म होल थोड़ा-सा ज़्यादा कट गया है, तो हमें उसे कम किस तरीके से करना है। कम हो गया है तो हम ज़्यादा कर लेंगे। तो गला है, गला बड़ा हो गया तो हम किस तरीके से उसको सेट करें कि गला हमारा छोटा हो जाए। बहुत ऐसे ट्रिक होते हैं कि अगर हमारा आगे का गला बड़ा हो गया और पीछे का हमारा परफेक्ट है, तो उसका भी ऐसा ट्रिक है कि मैं आगे का गला छोटा कर देती हूँ और पीछे के गले पे बिल्कुल भी 19-20 कमी नहीं आती है। उसका पीछे का गला जितना था उतना ही रहेगा। अगर पीछे का गला उनका 8 है तो वो 8 ही रहेगा, और आगे का गला अगर 7.5 है और उनको 6.5 चाहिए, तो मैं 6.5 बनाकर दे दूँगी और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है। तो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, और ये जो होता है, ये होता है एक्सपीरियंस। जब तक आप काम नहीं करेंगे तो एक्सपीरियंस कभी भी नहीं बढ़ता है। तो तीसरी चीज़ मैं आपको एक ही बोलना चाहूँगी कि अगर आप कटिंग कर रहे हैं ना, तो कटिंग करते समय कभी भी किसी से बात मत करिए, मतलब फ़ोन को या किसी भी चीज़ को मत छूइए, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कटिंग पे ध्यान दीजिए। और कटिंग के निशान लगाने के बाद जब आप निशान बिल्कुल परफेक्ट लगा लेते हैं, तो उसके बाद उसको चेक करिए, देखिए कि हमसे कोई कमी तो नहीं है, उसके बाद फिर उसकी कटिंग करिए। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए हैं। जो चौथा पॉइंट है वो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जब भी अगर आप किसी कस्टमर के कपड़े सिल रहे हैं, तो उसका जो मेज़रमेंट है ना, वो परफेक्ट होना चाहिए। अगर हमारा मेज़रमेंट ही 19-20 हुआ, और मेज़रमेंट में ना एक बार को कमर और हिप, ये जो 2 नाप होते हैं ना, आप इसको थोड़ा-सा लूज़ टाइट, 2 क्या 3 ही कहूँगी मैं, चेस्ट का भी बोलूँगी, लेकिन चेस्ट में भी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन आप कोशिश करिए कि चेस्ट का तो बिल्कुल फिटिंग में जो नाप होता है, बिल्कुल भी इंची टेप को टाइट नहीं लीजिए। बिल्कुल जैसा हम लेते हैं नॉर्मली वैसा ही इंची टेप लेना है, ना उसे टाइट करना है, ना उसे लूज़ करना है। कस्टमर अगर ये कह रहा है ना कि हमें लूज़िंग में चाहिए, तो आप बोल देना कि हाँ, हम लूज़ अपने आप करेंगे। हम लूज़िंग में अपने आप डाल देंगे, वहाँ पे लिख दो कि हल्का-सा लूज़ सिलना है। और जो कमर उनको चाहिए, कमर का और हिप का, जो उनको चाहिए, उनको लूज़ चाहिए, उनको लूज़ नाप लीजिए, उनको फिटिंग में चाहिए, फिटिंग का नाप लीजिए। ये 2 नाप आप ऊपर-नीचे कर सकते हैं, लेकिन जो चेस्ट से ऊपर के नाप होते हैं, आर्म होल है, शोल्डर है, और फ्रंट क्रॉस है, बैक क्रॉस है, गला है, आगे का गला, पीछे का गला, और जो हमारी चेस्ट है, अपर चेस्ट है, ये नाप जो होते हैं, ये मेन नाप होते हैं। ये इनको इस तरीके से नाप लीजिए कि बिल्कुल परफेक्ट हो। उसको आप आगे ना कम और ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आपका शोल्डर है 15, तो आप 15 ही लिखिए, उसको 15 को 15.5 मत करिए। तो और ये जो हमारा अपर चेस्ट है, ये सारे नाप जो होते हैं ना, ये बहुत मेन होते हैं। क्योंकि नीचे जो हिप और कमर, इसको आप हल्का-फुल्का ऊपर-नीचे कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर के नाप होते हैं ना, ये नाप होते हैं हमारे सारे कटिंग पे। और अगर यही नाप अगर हम ठीक से नहीं लेंगे ना, तो समझ लीजिए हमारा जो सूट है या ब्लाउज़ है, वो तो समझ लो गड़बड़ हो गया। फिर हम उसको ठीक नहीं कर पाएँगे। तो मेन चीज़ होती है कि हमारा जो नाप है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लेना चाहिए। अगर हमारा नाप ही गलत होगा, तो समझिए सूट तो 100% गलत होना ही होना है। और पाँचवीं चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर हम गला बनाते हैं, तो गले का ना एक चीज़ का ध्यान रखिए कि गला हमारा कभी भी टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होना चाहिए। अब हम हैं, हमको पता है कि गला हमने रखा और फटाक से मशीन चला दी। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है कि हमें पता है, हमने इस तरीके से गला रखेंगे, हमको किस तरीके से हाथ का प्रेशर रखना है, किस तरीके से हमें मशीन पे अपने हाथों को घुमाना है, जिससे गले की जो डायरेक्शन है, वो अपने आप ही डायरेक्शन में हमारी मशीन घूमती रहेगी। लेकिन अगर आप सीख रहे हो या आप नए-नए कपड़े सिल रहे हो, नए कस्टमर के हैं, आप अभी ही इस लाइन में उतरे हो, तो आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि गला जो है ना, पहले आप कच्चा करिए। कच्चा करने के बाद फिर उस गले को पक्की सिलाई लगाइए। अगर आप पक्की सिलाई लगाते हुए हल्की सी भी मशीन स्लिप हो रही है, तो उस सिलाई को निकालिए और फिर दोबारा से उसको सिलाई को लगाइए। क्योंकि बुकरम पे सिलाई स्लिप होती है, और सभी की होती है, हमारी भी होती है, सबकी होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोशिश करिए
कि आप कच्चा करने के बाद, क्योंकि कच्चा करने के बाद क्या है कि आपका जो है थोड़ा-सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन जो बाद में प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम से आप बच जाएँगे। और ये सामने वाले का अगर हम आपका जो मेन होता है ना सूट, वो होता है गला। अगर गला परफेक्ट बन गया ना, हल्का-फुल्का भी टेढ़ा-मेढ़ा नहीं बना, तो वो वैसे ही कस्टमर खुश हो जाता है। हल्का-सा गला आप समझ लीजिए, आपका जो सेंटर है, सेंटर से राइट साइड आपका आधा इंची जा रहा है, एक्स्ट्रा जा रहा है, तो वो क्या होएगा, सूट तो हमारा ठीक है, लेकिन गला आधा इंची राइट साइड जा रहा है। अब गला आधा इंची राइट साइड जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से आधा इंची दबाएँगे और सेंटर को उस गले के सेंटर को साइड में, मतलब बीच में ले लेंगे। अगर आपने बीच में ले लिया, आपकी नज़र में वो ठीक हो गया है, लेकिन जब कस्टमर पहनेगा ना उस सूट को, तो उसका ऊपर से लेके नीचे तक सारा ही सूट का जो है सेंटर आउट रहेगा। और वो जब पहनते हुए थोड़ी बहुत देर पहन के 15-20 मिनट रहेगा, वो अपने आप सूट घूम जाएगा। तो वो होती है मेन चीज़ गले की। अगर ये जो पॉइंट होता है ना, अगर आपने इस पॉइंट को पकड़ लिया कि हाँ, ये गला सूट हमारा क्यों टेढ़ा जा रहा है, क्यों भाग रहा है, तो इन चीज़ों को पकड़ लिया, तो देखिए आप जो छोटे से टेलर हो ना, वो भी छोटी-छोटी पॉइंट को या माइंड में बिठाकर बड़े टेलर बनते हैं। तो हमें पता है कि अगर हमारा सेंटर आउट हो गया, तो हमारा जो सूट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो उन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। अभी देखिए मैं अल्टर भी कर रही हूँ ना, तो अल्टर में भी पहले मैंने सेंटर पॉइंट लगाया है। अभी आप इस वीडियो में थोड़ा-सा पीछे करके देखेंगे, तो पहले मैंने सेंटर पॉइंट बनाया है। सेंटर पॉइंट बनाने के बाद फिर उस सेंटर से हिप का, चेस्ट का, कमर का सबके नाप 4 जगह डिवाइड करके और फिर मैंने निशान लगाया। ये नहीं है अंदाज़े से चलो जी इतना आ रहा है, इतना-इतना हम कम ज़्यादा कर दें, नहीं। पहले मेरा है सेंटर पॉइंट बनाना, सेंटर पॉइंट अल्टर में भी सेंटर पॉइंट बनाती हूँ, उसके बाद मैं फिटिंग देती हूँ। उससे क्या होता है कि जो हमारी सूट की फिटिंग है वो परफेक्ट आती है और सूट इधर-उधर टेढ़ा-मेढ़ा नहीं भागता है। तो ये है हमारा 5वां टिप्स, जिससे हमारा जो सूट है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। जो हमारा छठा टिप्स है वो है हमें कस्टमर से को टाइम पर देना। अगर हमने कस्टमर को टाइम से कपड़े दे दिए, तो समझ लिए कस्टमर तो आपका है ही है। अब मेरे पास कितने कस्टमर के ऐसे भी हैं जो टंगे रहते हैं, लेने नहीं आते। एक पिंक कलर का सूट बना हुआ है जो टंगा हुआ है, लेकिन काफ़ी दिन से वो लेने नहीं आई है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मैं कस्टमर को स्पेशली फ़ोन करके कहती हूँ कि आपका सूट 1-2 दिन लेट हो जाएगा, क्योंकि कई बार फेस्टिवल होते हैं। कुछ कस्टमर हमारे ऐसे होते हैं जो हमसे कपड़ा देने आ गए, फिर उसके बाद कहते हैं नेहा ये इमरजेंसी है, सिल दोगे? तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि ठीक है, मैं 2 दिन में, 1 दिन में, आपको कल चाहिए मैं कल सिल दूँगी, लेकिन दीदी कल मुझे इनको देना था। वो सीधा ये बोलती हैं कि इनसे रिक्वेस्ट कर लो, इनको पूछ लो कि अगर ये परसों ले लें तो। मैं कहा ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूँगी। तो जिस तरीके से आपने मुझे इमरजेंसी दिया है, तो दूसरा भी कोई इमरजेंसी देता है। अगर आप मुझे इमरजेंसी दे रहे हो और मैं सामने दूसरे किसी कस्टमर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो जब दूसरा मुझसे इमरजेंसी में सिलवाएगा, तो आपके साथ भी मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये होता है, सभी टेलर का है कि या तो फिर उनके पास टाइम हो, अगर मैं हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं स्पेशली फ़ोन करके बोल देती हूँ कि हेलो दीदी, कुछ इमरजेंसी काम है, एक्स्ट्रा काम है, आप आज के बदले कल ले लेना। और वो कस्टमर ना कन्विंस हो जाते हैं। ऐसा नहीं है नहीं होते, लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं करती। ये उनके साथ करती हूँ जो मुझे लगता है कि ये वाले जो कपड़े हैं वो किसी फेस्टिवल के या कहीं आने जाने के नहीं हैं। वो मुझे पता है कि ये डेली उसके कपड़े हैं, तो चलो जी ठीक है, कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। उन्हीं के साथ करती हूँ, हर किसी के साथ नहीं करती। तो सबसे मेन जो चीज़ होती है ना, वो होता है हमारा टाइम से देना। अगर आपने टाइम से दे दिया कपड़ा, तो कस्टमर को लगेगा कि यार ये तो टाइम से दे देती है, तो वो आपसे हल्के कपड़े सिलवा रहा है ना, कल को वो पार्टी वेयर भी कपड़े आपसे ही सिलवाएगा। क्योंकि अगर उसकी फिटिंग परफेक्ट आ रही है और टाइम से दे रहे हैं, तो वो पार्टी वेयर कपड़े आपसे सिलवाएगा ही सिलवाएगा और 100% सिलवाएगा। और देखिए 7वां जो टिप्स है वो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो हम प्रेस करते हैं ना, प्रेस में ना एक स्प्रे ले लीजिए। स्प्रे की बोतल ज़्यादा महंगी नहीं आती, 40-50 की आती है। मैं जिससे स्प्रे करती हूँ वो सिर्फ 40 रुपये की आई है बोतल। और उसमें पानी भरिए, हमेशा पानी भर के रखिए, और जब भी आप कटिंग कर रहे हैं स्प्रे करा और फिर प्रेस करा। और ये प्रेस के जो वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमें किस तरीके से प्रेस करनी चाहिए। अगर हमारी प्रेस होएगी ना, तो प्रेस से जब हमारा कपड़ा सामने टंगता है और या फिर कस्टमर के पास जाता है, तो कस्टमर को ऐसा लगता है जैसे शोरूम से निकाल के लाया। और ये चीज़ जो है ना, मेरे को मेरी फ्रेंड ने ही बताया कि दीदी आप अगर प्रेस आपकी परफेक्ट होती है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम शोरूम से कपड़ा लेकर आए हैं। और ये होता है,
कहते हैं ना, प्रेजेंटेशन ही सबसे मेन होती है। अगर खाना आपका है, बहुत टेस्टी आपने खाना बनाया है और उसको अच्छे से नहीं सजाया, तो कोई क्या कहेगा, पता नहीं टेस्ट भी कैसा होगा। और काफ़ी ऐसा होता है कि चाहे खाने में टेस्ट हो या नहीं हो, और उसको अच्छे से उन्होंने सजा के दिया तो उसको खाने का मन करता है। तो यही चीज़ होती है कि हमारा जो कपड़ा है ना, उसको अगर आप सिल के किसी कस्टमर को दे रहे हो, तो बहुत ही अच्छे तरीके से और परफेक्ट तरीके से उनकी प्रेस होनी चाहिए। पानी से क्या होता है, पानी से ना एक अकड़ आ जाती है कपड़े पे, तो वो एक स्ट्रेट रहता है। और जब हम स्प्रे करके सामने टांग देते हैं ना, तो उसकी जो लुक होती है ना, हल्के सूट की भी लुक बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। तो ये है आपका 7वां टिप्स कि आप ना प्रेस जो करें ना, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस करके दें। और जो हमारा 8वां टिप्स है वो ये है कि अगर हम तुरपाई करवा रहे हैं, मैं बाहर से तुरपाई करवाती हूँ, तो तुरपाई का एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो हमारी तुरपाई है ना, वो परफेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं देखिए नहीं करती तुरपाई, मेरे को खुद, अभी मैं अपने इसी सूट का आपको कहानी बताऊंगी जो मैंने पहना हुआ है। तो मैं तुरपाई नहीं करती, बिल्कुल भी तुरपाई नहीं करती, मेरा मन ही नहीं करता सुई चलाने का। लेकिन इमरजेंसी होती है कस्टमर की, तो ऐसे मिनटों में एक तुरपाई मारती हूँ कि कस्टमर भी कहता है कि बड़ी जल्दी तुरपाई कर दी। तो तुरपाई जो होती है ना, वो हमारी भी मेन होती है। अगर आप काफ़ी कस्टमर ना तुरपाई को देखते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर हमने चाक पे तुरपाई करी है, तो ऊपर से शुरुआत करेंगे, तो जहाँ हमारी गांठ है, जो हमारी गीठा लगती है, वो हमारी गीठा दिखाई नहीं देनी चाहिए। दूसरा, लास्ट में जो हमारा टाका है, उस टाकों को भी इस तरीके से गांठ लगाकर अंदर से धागा लेके उसको काटिए कि उसका जो धागा है वो दिखाई ना दे। फिर उसके बाद जो हमारे सुई में धागा है उसको निकालो और फेंक दो। फिर दूसरा धागा लो और फिर दूसरे चाक की तुरपाई करो। इससे क्या होगा, जो हमारा जो धागा होता है ना, वो बार बार अगर आप उसको कपड़े के अंदर से निकालेंगे, तो वो धागा घिसता है, और घिसता है तो वो कच्चा होता है, और कच्चा होता है तो वो तुरपाई जो होती है ना, वो हमारी जल्दी टूट जाती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं कि जो आगे के लिए हमारी मजबूताई बनाते हैं। तो उस कपड़े के अंदर जो तुरपाई होती है ना, वो मजबूत हो जाती है। अगर आप चाक से तुरपाई कर रहे हैं, इस चाक से नीचे तक आपने तुरपाई करी है, तो उस धागे को करने के बाद उस धागे को फेंक दो, दूसरा धागा लो। ये चीज़ मैं अपने पहले ही, जो मेरे आते हैं जो सिलाई कह रही हूँ, सॉरी, तुरपाई करती है लड़कियाँ, तो मैं उनको पहले ही बोल देती हूँ कि यहाँ से गांठ इस तरीके से लगानी है, यहाँ तक लाकर इस तरीके से धागे को लेना है, और फिर उसके बाद धागा फेंक दो, दूसरा सुई में धागा पिरो, फिर दूसरी तुरपाई करो। इससे क्या है, हमारा जो धागा है ना, वो मजबूत रहता है, और धागा मजबूत होता है तो वो जो हमारी तुरपाई है ना, वो कच्ची नहीं होती है, वो मजबूत रहती है। और देखिए, मैं आपको अपने सूट का ही बता रही हूँ। 9वें नंबर पे मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी कि जो हमारे जो शोल्डर है ना, वो कभी गिरने नहीं चाहिए। तो इससे क्या होता है, कस्टमर को ये प्रॉब्लम ना सभी के साथ आती है, और 100% आती है। यूट्यूब पे आप सर्च करो, मैं कहती हूँ कि इस पे बहुत वीडियो बनी हुई है कि शोल्डर हमारे क्यों गिरते हैं, क्या रीज़न होता है। आपको अभी दिख रहा होगा, आपने, अगर आप मशीन पे जो मैं बैठी हुई, आपको सामने से मेरा सूट पूरा दिख रहा होगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये गला मैंने 3.5 इंची पे कटिंग करा है। जो हम 2.5 इंची पे कट करते हैं ना, ये 3.5 इंची पे मैंने काटा हुआ है। आगे का जो गला है वो 7 इंची पर है, पीछे का गला मेरा 8 इंची पर है। तो मैं ज़्यादा बड़े गले पहनती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, वो मन करता है कि मैं गले बड़े पहनूँ। तो जब जैसा होता है माहौल के हिसाब से, मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं पहनती। अगर बड़ा गला मेरा ब्लाउज़ है, उनके गले बड़े हैं, ऐसा है कि मैं पहन लेती हूँ। लेकिन डेली में मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़े गले अच्छे नहीं लगते। तो ये गला देखिए, मैंने 3.5 इंची पे कटिंग करा है, और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मैंने पूरा सूट जो है एक ही दिन में कस्टमर का कर कुरा के, बस कहते हैं ना, 1 घंटे में कटिंग करा और सिल दिया। इस पूरे सूट को जो है मैंने सिलाई वाला बनाया, और सिलाई वाला बना के बाजू सब कुछ पूरा चाक वाक सब सिलाई वाला बनाया। सिर्फ मेरे गले की तुरपाई थी, गले की तुरपाई और टिच बटन। मैंने सोचा चलो रात में करके दूसरे दिन पहन लूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है और मैं अपने सूट ना सिल नहीं पा रही थी। अभी भी बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, लेकिन अपने सिलने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा। और इसमें ना, मेरा घर पर जब गई तो घर पर टिच बटन जो है ले जाना भूल गई, और इसमें मैं बिना टिच बटन के ही मैंने इस सूट को पहना। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, इसमें टिच बटन की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ रही, और मैं बिना टिच बटन की, पट्टी लगी हुई है लेकिन बिना टिच बटन के ही इस सूट को मैं पहन रही हूँ। और आप देख रहे हैं, इतनी देर से मैं काम कर रही हूँ, मैंने एक बार भी इस सूट को ठीक नहीं करा है। बिल्कुल ऐसे परफेक्ट गला बैठा हुआ है।
तो ये जो होते हैं ना, जो हमारे शोल्डर गिर रहे हैं, इन चीज़ों का मेन पॉइंट होता है कि अगर हमारे शोल्डर गिर रहे हैं तो जो कस्टमर है ना, वो कंफर्टेबल नहीं रहता है। वो अगर कहीं जा रहा है और उसके शोल्डर इस तरीके से गिरेंगे तो वो कैसा फील करेगा। अब मैं बिना चुन्नी के भी काम करती हूँ, शॉप है, गर्मी लगती है तो बिना चुन्नी के भी मैं काम कर रही हूँ, और अगर मेरे बार बार शोल्डर गिरेंगे तो मुझे किस तरीके से लगेगा। तो इसीलिए ना, ये जो पॉइंट होते हैं इन कपड़ों को सिलने के, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि हमारे शोल्डर गिरने का रीज़न क्या है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट से करके ज़रूर बताइएगा। जो भी आपको टॉपिक चाहिए वो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। कि हमारे जो शोल्डर है ना, वो कभी गिरने नहीं चाहिए। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए, सर्च करिए क्या रीज़न है, किस वजह से शोल्डर गिरते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि जो हमारे शोल्डर गिर रहे हैं ना, वो ऊपर से दबा दो ठीक हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने ऊपर से दबा दिया तो जो हमारे सेंटर है, जो हमारा सूट है, जो हम 15 इंची पे कमर लेते हैं वो 14 पे हो जाएगी। जो हमारे हिप्स हैं, जो हम 22 पे 22 पे लेते हैं, वो हमारे 21 पे हो जाएंगे। और जो हमारा आर्म होल है वो भी ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये रीज़न नहीं होता है कि आपने ऊपर से शोल्डर दबाया और हमारा जो सूट है वो ठीक हो गया। उसकी जो कटिंग है, जो हमारा नाप है, मेज़रमेंट है, वो ही गड़बड़ होता है और कुछ नहीं होता है। आपके सामने बिना टिच बटन लगाए मैं इतनी देर से काम कर रही हूँ, लेकिन एक बार भी मैंने अपने सूट को ठीक नहीं किया है कि मेरा शोल्डर कहीं से भी गिर रहा है। और शोल्डर गिरने के रीज़न ना काफ़ी सारे होते हैं। इसके लिए मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वीडियो तब बनाऊंगी जब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बिल्कुल भी आप कमेंट नहीं करते हैं। और आपका एक जो कमेंट होता है ना, वो हमारे को एक मोटिवेशन देता है। और लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूँगी कि किसी भी कस्टमर से अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो बहुत ही प्यार से बात करिए। अगर आप प्यार से बात करेंगे ना, तो कस्टमर आपका वैसे ही दीवाना हो जाएगा। क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना, अगर आप गुस्से में बात करेंगे, अकड़ के बात करेंगे, तो कस्टमर कहेगा हम उसके पास नहीं जा रहे, 50 रुपये फालतू दे के आगे से सिलवा लेंगे। तो ये चीज़ मेन होती है कि आप जो है ना, कस्टमर से प्यार से बात करिए। अगर आप प्यार से बात करेंगे ना, तो कस्टमर आपका रेगुलर कस्टमर बन जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।